साथियों, हम आपके लिए प्रयास कर रहे हैं कि अभिव्यक्ति और जनसंचार माध्यम के जो पाठ हैं, जो आपने कक्षा 10वीं तक कभी नहीं पढ़े, पर आज जिस तरह का समय है, मीडिया का समय है, कई विद्यार्थी इस क्षेत्र में करियर के लिए, रोजगार के लिए बढ़ रहे हैं। तो पाठ्यक्रम में जो पाठ है जनसंचार, पाठ 1, उसके माध्यमों के विषय में हम जानकारी ले रहे हैं। हमने आपके लिए तैयार किया था इसका पहला पाठ जनसंचार। पहले भाग में हमने अब तक पढ़ लिया है जनसंचार या संचार क्या होता है, संचार की परिभाषा, संचार क्या है, संचार के तत्व कौन-कौन से थे, संचार के प्रकार और संचार के कार्यों के विषय में हमने जानकारी प्राप्त की थी। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक को डाल देंगे। कृपया पहले उस वीडियो को देखें, फिर इस वीडियो को देखें। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जनसंचार क्या होता है, जनसंचार के कौन से कार्य होते हैं, भारत के जनसंचार माध्यमों का विकास कैसा हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, अब जनसंचार की क्या स्थिति है, उसके विषय में हम पढ़ेंगे। आज जनसंचार के माध्यमों से ही हमारा जीवन प्रभावित है, उनका प्रभाव कैसा है, ये भी हम इस वीडियो के दौरान जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं जनसंचार। जब हम व्यक्तियों के समूह के साथ प्रत्यक्ष संवाद की बजाय किसी तकनीकी या यांत्रिक माध्यम के जरिए समाज के एक विशाल वर्ग से संवाद कायम करने की कोशिश करते हैं, तो इसे जनसंचार माध्यम कहते हैं। जैसा कि मैं अभी आपके साथ कर रही हूं, मैं अपने लैपटॉप में आपके साथ ये रिकॉर्डिंग बना करके कम्युनिकेट, संचार कर रही हूं, तो ये मेरा संचार जो है वह संचार ना होकर जनसंचार की श्रेणी में आएगा। इसमें एक संदेश को यांत्रिक माध्यम के जरिए बहुगुणित किया जाता है ताकि उसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जा सके। इसके लिए हमें किसी उपकरण या माध्यम की मदद लेनी पड़ती है, मसलन अखबार, रेडियो, टीवी, सिनेमा या इंटरनेट। अखबार में प्रकाशित होने वाले समाचार वही होते हैं, लेकिन प्रेस के जरिए उनकी हजारों लाखों प्रतियां प्रकाशित करके विशाल पाठक वर्ग तक पहुंचाई जाती हैं। जनसंचार की विशेषताएं क्या होती हैं? जो हम अखबार पढ़ते हैं, जो हम टीवी में देखते हैं, रेडियो सुनते हैं, वो सभी के सभी जनसंचार के माध्यम है। तो उनकी कुछ खास बात तो होगी जो आज तक हम उनके आकर्षण में बंधे हैं, उनसे जानकारी ले रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि जनसंचार आखिर क्या क्या विशेषताएं रखता है। जनसंचार की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। जनसंचार माध्यमों के जरिए प्रकाशित या प्रसारित संदेशों की प्रकृति सार्वजनिक होती है। इसका अर्थ यह हुआ कि अंतरवैयक्तिक या समूह संचार की तुलना में जनसंचार के संदेश सबके लिए होते हैं। सार्वजनिक मतलब सबके लिए, यह किसी एक श्रेणी, वर्ग या उम्र में बंद के लिए नहीं होता, बल्कि सब लोगों के लिए, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे वह अनपढ़ हो, चाहे वह ज्ञानी हो या ना ज्ञानी हो, समाचार सबको दृष्टि में रखकर ही बनाया जाता है, जो जनसंचार के माध्यम से प्रेषित या प्रकाशित होता है। जनसंचार का संचार के अन्य रूपों से एक फर्क यह भी है कि इसमें संचारक और प्राप्तकर्ता के बीच में कोई सीधा संबंध नहीं होता। जी हाँ, जैसे कि मैं आपके साथ बातचीत कर रही हूँ जनसंचार का ही एक प्रक्रिया के माध्यम से, तो मैं आपके लिए वीडियो बनाती हूँ। वीडियो जब आपके पास पहुंचता है तब आप उसको देखते हैं, पर उसको देखने के बाद प्रतिक्रिया तभी दे पाएंगे जब आप उसमें कमेंट करेंगे। तो आप कमेंट करेंगे, मैं उसको पढ़ूंगी, तब मैं आपकी प्रतिक्रिया को समझ पाऊंगी। तो यहाँ हमारा संबंध सीधा नहीं होके मीडिया के जो माध्यम है, जनसंचार के जो माध्यम है, उनके द्वारा ही होता है। जनसंचार के लिए औपचारिक संगठन की भी जरूरत पड़ती है। औपचारिक संगठन के बिना
जन संचार माध्यमों को चलाना मुश्किल है, तो एक संस्था का निर्माण किया जाता है, एक ऑफिस बनता है, एक छापाखाना बनता है अगर वह प्रिंट मीडिया है। तो इस तरह से एक बड़े सारे संस्थान का जन्म होता है, जहां बहुत से लोग मिल करके उस जनसंचार माध्यम के लिए काम करते हैं और हम तक संदेश पहुंचाते हैं। जैसे समाचार किसी न किसी संगठन से प्रकाशित होता है, या रेडियो का प्रसारण किसी रेडियो संगठन की ओर से ही किया जाता है। तो जनसंचार माध्यम का ये जो की चौथी विशेषता है, यह माध्यम ढेर सारे द्वारपाल, गेट कीपर यानी कि संपादक, जनसंचार के माध्यम में जो संपादक होते हैं, संपादक का अर्थ कि वो जो भी खबर आती है, जो भी सूचना आती है, उसको छपने लायक बनाता है, भाषा संबंधी अशुद्धियों को दूर करता है और उसको कितना बड़ा किस जगह पर छापना है, उन सब का निर्णय भी वही करता है। इसीलिए इसे गेट कीपर या द्वारपाल का नाम भी दिया गया है। द्वारपाल वह व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह है जो जनसंचार माध्यमों से प्रकाशित या प्रसारित होने वाली सामग्री को नियंत्रित और निर्धारित करता है। जनसंचार माध्यमों में द्वारपाल की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। यह उनकी ही जिम्मेदारी है कि वे सार्वजनिक हित, पत्रकारिता के सिद्धांतों, मूल्यों और आचार संहिता के अनुसार सामग्री को संपादित करें और उसके बाद ही उनके प्रकाशन की इजाजत दें। कोई भी खबर ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसका प्रभाव हमारे पाठकों पर, दर्शकों पर अच्छा नहीं होगा, उससे सामाजिक वैमनस्य की स्थिति पैदा हो सकती है। तो ऐसे समाचारों को छापना वर्जित होता है। इसीलिए संपादक यानी द्वारपाल वह इस बात का ख्याल रखता है। अब चलते हैं जनसंचार के कार्य क्या होते हैं। जिस प्रकार संचार के कई कार्य हैं, उसी तरह जनसंचार माध्यमों के भी कई कार्य हैं। उनमें से कुछ प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं। पहला, सूचना देना। जनसंचार माध्यमों का प्रमुख कार्य सूचना देना है। हमें उनके जरिए ही दुनिया भर से सूचनाएं प्राप्त होती हैं। हमारी जरूरतों का बड़ा हिस्सा जनसंचार माध्यमों के जरिए ही पूरा होता है। तो मतलब पहला काम इसका हम तक खबरें पहुंचाना, इधर की घटना उस तरफ दूसरे जगहों पर पहुंचाना, ये उसका पहला कार्य है। दूसरा कार्य, शिक्षित करना। जनसंचार माध्यम सूचनाओं के जरिए हमें जागरूक बनाते हैं। लोकतंत्र में जनसंचार माध्यमों की एक महत्वपूर्ण भूमिका जनता को शिक्षित करने की है। यहाँ शिक्षित करने से आशय है उन्हें देश दुनिया के हाल से परिचित कराना और उसके प्रति सजग बनाना। आप जानते हैं कि अगर हमारे विश्व में कहीं किसी दूसरे कोने में अगर कुछ कार्य हो रहा है, तो क्योंकि अब हम सब विश्व में एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, तो उस देशों के विषय में भी जानकारी रखना हमारी शिक्षा का ही एक हिस्सा है। अतः हमें जनसंचार के माध्यमों से यह शिक्षा प्राप्त होती है, ताकि हम जागरूक होकर अपने निर्णय उस तरह के ले सके। मनोरंजन करना। जनसंचार माध्यम मनोरंजन के भी प्रमुख साधन है। सिनेमा, टीवी, रेडियो, संगीत के टेप, वीडियो और किताबें आदि मनोरंजन के प्रमुख साधन है। तरह तरह की कहानियां, कविताएं, नाटक हमें टीवी पर देखने के लिए मिलते हैं, रेडियो में तरह तरह के गीत सुनने के लिए मिलते हैं और हमारा मनोरंजन होता है। एजेंडा तय करना, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है जनसंचार माध्यम का। जनसंचार माध्यम सूचनाओं और विचारों के जरिए किसी देश और समाज का एजेंडा भी तय करते हैं। जब समाचार पत्र और समाचार चैनल किसी घटना, खास घटना या मुद्दे को प्रमुखता से उठाते हैं या उन्हें व्यापक कवरेज देते हैं, तो वे घटना या मुद्दे आम लोगों में चर्चा के विषय बन जाते हैं। किसी घटना या मुद्दे को चर्चा का विषय बनाकर जनसंचार माध्यम सरकार और समाज को उस पर अनुकूल प्रतिक्रिया करने के लिए बाध्य कर देता है। निगरानी करना, ये भी जनसंचार का एक प्रमुख कार्य है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो मीडिया हाउस होते हैं, हमारा जो पत्रकारिता है, वह हमारे लोकतंत्र का
चौथा और बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ होता है। किसी लोकतांत्रिक समाज में जनसंचार माध्यमों का एक और प्रमुख कार्य सरकार और संस्थाओं के कामकाज पर निगरानी रखना भी है। अगर सरकार कोई गलत कदम उठाती है या किसी संगठन संस्था में कोई अनियमितता बरती जा रही है, तो उसे लोगों के सामने लाने की जिम्मेदारी जनसंचार माध्यमों पर होती है। विचार विमर्श के मंच। जनसंचार माध्यमों का एक कार्य यह भी है कि वे लोकतंत्र में विभिन्न विचारों को अभिव्यक्ति का मंच उपलब्ध कराते हैं। इसके जरिए विभिन्न विचार लोगों के सामने पहुंचाते हैं। जैसे किसी समाचार पत्र के संपादकीय पृष्ठ पर किसी घटना या मुद्दे पर विभिन्न विचार रखने वाले लेखक अपनी अपनी राय व्यक्त करते हैं। इसी तरह संपादक के नाम चिट्ठी स्तंभ में आम लोगों को अपनी राय व्यक्त करने का मौका मिलता है। इस तरह जनसंचार माध्यम विचार विमर्श के रूप में भी काम करते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि हमारे भारत में जनसंचार माध्यमों का विकास कैसे हुआ। भारत में जनसंचार माध्यमों का इतिहास बहुत पुराना है। इसके बीज पौराणिक काल के मिथकीय पात्रों से मिल जाते हैं। देवर्षि नारद को भारत का पहला समाचार वाचक माना जाता है, जो वीणा की मधुर झंकार के साथ धरती और देवलोक के बीच संवाद सेतु थे। उन्हीं की तरह महाभारत काल में महाराज धृतराष्ट्र और रानी गांधारी को युद्ध की झलक दिखाने और उसका विवरण सुनाने के लिए जिस तरह संजय की परिकल्पना की गई है, वह एक अत्यंत समृद्ध संचार व्यवस्था की ओर इशारा करती है। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक जैसे सम्राटों के शासनकाल में स्थायी महत्व के संदेशों के लिए शिलालेखों और सामयिक या तत्कालिक संदेशों के लिए कच्ची स्याही या रंगों से संदेश लिखकर प्रदर्शित करने की व्यवस्था और मजबूत है। तो आप देख रहे हैं कि मिथकीय पात्रों से शुरू होकर के हमारा जो इतिहास है, चंद्रगुप्त और अशोक जैसे सम्राट है, उन्होंने भी जन संचार माध्यम के लिए शिलालेखों का, तरह तरह की स्याही का, तरह तरह के संचार माध्यमों का उपयोग शुरू किया था, जो कि आगे बढ़ते बढ़ते आज के इस युग में एक नए रूप में टीवी रेडियो के रूप में हमारे समक्ष उपलब्ध है। तब बकायदा रोज नामचा लिखने के लिए कर्मचारी नियुक्त किए जाने लगे और जनता के बीच संदेश भेजने के लिए भी सही व्यवस्था की गई। कोई भी राजा यदि अपना संदेश लोगों तक पहुंचाना चाहता है, तो उसके लिए तरह तरह के वो उपाय करता था। वही एक तरह का जनसंचार था। तब जनता के बीच संदेश पहुंचाने के लिए ये जो खंभे होते थे, पिलर्स जिसको कहते हैं, उनका सहारा लिया जाता था। ढोल बजाकर एक व्यक्ति जो होता था, वो जाकर के लोगों को इकट्ठा करके राजा के संदेश सुनाता था। उसी प्रकार भीमबेटका की गुफा चित्र भी इसके प्रमाण है कि हमारे यहाँ एक संदेश देने के लिए गुफाओं में चित्र उकेर करके भी जनसंचार करने की प्रथा रही है। यह समानांतर व्यवस्था बाद में कठपुतली और लोक नाटकों की विविध शैलियों के रूप में दिखाई पड़ती है। तो वही धीरे धीरे बढ़ता हुआ कठपुतली नाटक लोक नाटक के रूप में परिवर्तित हो गया। देश के विभिन्न हिस्सों में प्रचलित विविध नाट्य रूपों, कथावाचन, बाउल, सांग, रागनी, तमाशा, लावनी, नौटंकी, जात्रा, गंगा गौरी, यक्षगान आदि का भी विशेष महत्व है, जो कि लोगों को तरह तरह के संदेश पहुंचाने के लिए यूज में यानी प्रयोग में लाए जाते थे। इन विधाओं के कलाकार मनोरंजन तो करते ही थे, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक संदेश पहुंचाने और जनमत निर्माण करने का भी काम किया करते थे। अब हम देखेंगे कि संचार के आधुनिक माध्यम में के जो रूप आज हमारे यहाँ हैं, वे निश्चय ही हमें अंग्रेजों से मिले हैं। चाहे समाचार पत्र हो या रेडियो, टेलीविजन या इंटरनेट, सभी माध्यम पश्चिम से ही आए। हमने शुरुआत में उन्हें उसी रूप में अपनाया, लेकिन धीरे धीरे वे हमारी सांस्कृतिक विरासत के अंग बनते चले गए। चाहे फिल्म हो या टीवी सीरियल, एक समय के बाद वे भारतीय नाट्य परंपरा से परिचालित होने लगते हैं। इसलिए आज के जनसंचार माध्यमों का खाका भले ही पश्चिमी हो, लेकिन इसकी विषय वस्तु और रंग रूप भारतीय ही है। जनसंचार माध्यमों के वर्तमान जो प्रचलित रूप है, वो है समाचार पत्र पत्रिकाएं, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा और अब सबसे आधुनिक
इंटरनेट। इन माध्यमों के जरिए जो भी सामग्री आज जनता तक पहुंच रही है, राष्ट्र के मानस निर्माण करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। अब जानते हैं समाचार पत्रिकाएं। जनसंचार की सबसे मजबूत कड़ी पत्र पत्रिकाएं यानी कि प्रिंट मीडिया ही है। हम जानते हैं कि जनसंचार के दो तरह के माध्यम होते हैं, एक प्रिंट मीडिया और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। प्रिंट मीडिया में समाचार पत्र पत्रिकाएं आती हैं और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में रेडियो, टेलीविजन और इंटरनेट आता है। तो हम पहले जानेंगे समाचार पत्र पत्रिकाओं के विषय में कि यह सबसे मजबूत कड़ी है। हालांकि अपने विशाल दर्शक वर्ग और तीव्रता के कारण रेडियो और टेलीविजन की ताकत ज्यादा मानी जा सकती है, लेकिन वाणी को शब्दों के रूप में रिकॉर्ड करने वाला आरंभिक माध्यम होने की वजह से प्रिंट मीडिया का महत्व हमेशा बना रहेगा। आज भले ही प्रिंट, रेडियो, टेलीविजन या इंटरनेट किसी भी माध्यम से खबरों के संचार को पत्रकारिता कहा जाता हो, लेकिन आरंभ में केवल प्रिंट मीडिया के जरिए ही, प्रिंट माध्यमों के जरिए ही खबरों के आदान प्रदान की को ही पत्रकारिता कहा जाता था। पत्रकारिता के कितने सोपान हैं, हम उसको जानेंगे। इसके निम्नलिखित सोपान हैं कि हम ये जो पत्रकारिता होती किन किन चरणों में होती है। सबसे पहला, समाचारों को संकलित करना। कोई भी जो पत्रकार होता है वह घटना स्थल पर जाता है और जा करके वह समाचार संकलित करता है। आजकल क्योंकि मीडिया का युग हो गया, हमारे पास मोबाइल फोन और सुविधा हो गई है, तो घटना की जानकारी अगर उतना आवश्यक ना हो तो फोन पर भी ली जा सकती है। परंतु पहला इसका जो कार्य है, समाचारों को एक तरह से इकट्ठा करना, संकलित करना होता है। दूसरा, उन्हें संपादित कर छपने लायक बनाना। फिर जो संपादक और संपादक मंडली होती है, उन प्राप्त खबरों को व्याकरण की दृष्टि से, भाषा की दृष्टि से, उनके आकार प्रकार की दृष्टि से अखबारों में छपने लायक बनाता है। तीसरा, पत्र या पत्रिका के रूप में छापकर पाठकों तक पहुंचाना। ये जो तीसरा जो है सोपान, यह जो बिजनेस हेड की तरफ, व्यापारिक क्षेत्र की तरफ चला जाता है। पहले दो जो होते हैं वो जनसंचार के माध्यमों के साथ जुड़े रहते हैं। यद्यपि ये तीनों काम परस्पर जुड़े हैं, पर पत्रकारिता के अंतर्गत पहले दो कामों को शामिल किया जाता है। जहां बाहर से खबरें लाने का काम संवाददाताओं का होता है, वहीं तमाम खबरों, लेखों, फीचरों को व्यवस्थित तरीके से संपादित करने और सुरुचिपूर्ण ढंग से छापने का काम संपादकीय विभाग में काम करने वाले संपादकों का होता है। आज पत्रकारिता का क्षेत्र भी बहुत व्यापक हो चला है। खबरों का संबंध किसी एक या दो विषयों से नहीं होता। दुनिया के किसी भी कोने की घटना समाचार बन सकती है, बशर्ते कि उसमें पाठकों की दिलचस्पी हो या उसमें सार्वजनिक हित निहित हो। यदि पाठक दिलचस्पी नहीं लेगा तो वह खबर वो नहीं पढ़ेगा, उसकी प्रकृति सार्वजनिक नहीं होगी, हर लोग के लिए नहीं होगी, तो बहुत सारा जो पाठक वर्ग या होगा वह उसको नहीं पढ़ेगा। अब हम चलते हैं भारत में अखबारी पत्रकारिता का आरंभ कब हुआ था। भारत में अखबारी पत्रिका की शुरुआत सन 1780 में जेम्स ऑगस्ट हिकी के बंगाल गजट से हुई, जो कोलकाता में निकला था। जबकि हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र उदंत मार्तंड भी कलकत्ता से ही 1826 में पंडित जुगल किशोर शुक्ल के संपादन में निकला था। हिंदी भाषा के विकास में शुरुआती अखबारों और पत्रिकाओं ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस लिहाज से भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम हमेशा सम्मान के साथ लिया जाएगा, जिन्होंने कई पत्रिकाएं निकाली। आजादी के आंदोलन में भारतीय पत्रों ने अहम भूमिका निभाई। महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक और मदन मोहन मालवीय जैसे नेताओं ने लोगों को जागरूक बनाने के लिए पत्रकार की भी भूमिका निभाई थी। गांधी जी को हम समकालीन भारत का सबसे बड़ा पत्रकार कह सकते हैं, क्योंकि आजादी दिलाने में उनके पत्रों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आजादी के पहले के प्रमुख पत्रकारों में गणेश शंकर विद्यार्थी, माखनलाल चतुर्वेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाबूराव विष्णुराव पराड़कर, प्रताप नारायण मिश्र, शिव पूजन सिंह सहाय, राम वृक्ष बेनीपुरी और बाल मुकुंद गुप्त हैं। इस समय के महत्वपूर्ण अखबारों और पत्रिकाओं में केसरी, हिंदुस्तान,
सरस्वती, हंस, कर्मवीर, आज, प्रताप, प्रदीप और विशाल भारत आदि प्रमुख है। छात्रों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो तथ्य दिए गए हैं। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि भारत के पहले और भारत के बाद में कुछ प्रमुख पत्रकारों और पत्रों के नाम, हिंदी के पत्र पत्रिकाओं के नाम दीजिए, तो आपको यहाँ से उन प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। स्वतंत्र भारत के प्रमुख जो समाचार हैं, आजादी के बाद के प्रमुख हिंदी अखबारों में नवभारत टाइम्स, जनसत्ता, नई दुनिया, राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण और पत्रिकाओं में धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, दिनमान, रविवार, इंडिया टुडे और आउटलुक का नाम लिया जा सकता है। इनमें से कई पत्रिकाएं बंद हो चुकी हैं। आजादी के बाद के हिंदी के प्रमुख पत्रकारों में सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञे जी, रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती, मनोहर श्याम जोशी, राजेंद्र माथुर, प्रभाष जोशी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सुरेंद्र प्रताप सिंह का नाम लिया जा सकता है। तो यहाँ तक हमारा जो जनसंचार का जो पहला पाठ है वह समाप्त होता है। मैं विद्यार्थियों से निवेदन करती हूँ, उनके लिए ये जो बहुत मेहनत करके हमने ये पाठ तैयार किया है, ध्यान पूर्वक सुने और अच्छे अंक प्राप्त करें। हमारी जो प्रयास हमारा यही होता है कि हम आपके लिए जो पढ़ाई है, शिक्षा है, उसको खासकर हिंदी शिक्षा, उसको बहुत आसान बना दे। तो संपूर्ण पाठ 2 भागों में विभक्त था। पहला वीडियो और उसका जो पाठ का हमने एक गूगल फॉर्म में आपके लिए अभ्यास तैयार किया था, वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो के साथ डाला था। आज का जो पाठ है उसका भी ये जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक जो है अभ्यास के लिए वो डालेंगे। पिछले वीडियो का लिंक और वीडियो और इसका लिंक जो है अभ्यास का, वो इस वीडियो के साथ उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। हमें आशा है इससे आपको अपनी तैयारी में मदद मिलेगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अच्छी तरह से पढ़िए और अच्छे अंक प्राप्त करिए। हिंदी में आपका भरोसा बढ़ता चला जाए और हम हिंदी का विकास करते रहे मिलकर के। इसी आशा के साथ विदा लेते हैं। धन्यवाद।